हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और विज्ञान विषय में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज हम जैव प्रकरण में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, परिसंचरण। जीवों को अपने जीवित कोशिकाओं का अनुरक्षण करने के लिए, उन्हें जीवित बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, लेकिन भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा निर्मित होती है और जो भोज्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप हमारा पदार्थ बना है, ये ऊर्जा तभी निर्मित हो पाएगी यदि प्रत्येक कोशिका तक ऊर्जा को निर्मित करने वाले खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री जो है, यानी कि पाचन के फलस्वरूप बने हुए खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन निर्बाध रूप से उन्हें मिलती रहे। यानी शरीर में इन चीजों का बहाव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यदि एक कोश के जीव है तो इसमें ये परिसंचरण की क्रिया, ये परिवहन की क्रिया बहुत सामान्य से विसरण विधि के द्वारा हो जाएगी कि भाई जिस स्थान पर सांद्रता कम हुई तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर पदार्थ का प्रवाह हो गया और उसे वो चीजें मिल जाती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे जीवों के शरीर बढ़ता है, उनका आकार बढ़ता है, शरीर की जटिलताएं बढ़ती हैं, तो उनके शरीर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ऊतकों में विशिष्टता उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है और उनमें एक विशिष्ट तंत्र विकसित हो जाता है जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। मानव में यदि हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, मानव में परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मानव में परिसंचरण तंत्र दो तरह से है। एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसीका परिसंचरण तंत्र। जहां रुधिर द्वारा पूरे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था रहती है, वहीं लसीका तंत्र और ऊतकों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की जो व्यवस्था है वो लसीका तंत्र के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र को। यदि मैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करूं तो इसके अंदर जो मुख्य चीजें आती हैं वो आता है रुधिर, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 रुधिर वाहिनी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनी। अब हम एक एक करके इन सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर। रुधिर जिसे हम अंग्रेजी में ब्लड, रक्त, खून कई नामों से जानते हैं। रुधिर वास्तव में रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक आधार है। मनुष्य में गहरे लाल रंग का चिपचिपा एक द्रव होता है जिसे हम रुधिर कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य में
ये लगभग 5 लीटर तक होता है। रुधिर वास्तव में एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। और भ्रूण अवस्था में जब आप मां के पेट में होते हैं तो भ्रूण की जो उसका है वो मीजोडर्म से ये विकसित होता है, मीजोडर्म से विकसित होता है। अगर हम रुधिर की बात करें तो रुधिर वास्तव में इसमें एक आधारभूत पदार्थ, जब हमने तरल संयोजी ऊतक कहा है तो तरल संयोजी ऊतक की विशेषता होती है उसमें एक आधारभूत पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और उसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। तो मनुष्य के रुधिर में भी ऐसा ही है, उसमें एक आधारभूत पदार्थ है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं जिन्हें हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव के रुधिर को 2 भागों में हम मोटा मोटा बांट सकते हैं। रुधिर को एक रुधिर के भीतर आएगा रुधिर प्लाज्मा, और दूसरी चीज आएगी रुधिर कणिका। अगर हम संपूर्ण रुधिर का बात करें तो संपूर्ण रुधिर का लगभग 55% भाग रुधिर प्लाज्मा होता है। यह रुधिर का निर्जीव भाग है। मुख्यतः एक आधार प्रदान करता है रुधिर कणिकाओं के लिए, उसके जीवित भाग के लिए। रुधिर प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो ये पारदर्शी हल्का पीले रंग का एक पदार्थ होता है। इसका 90% भाग, यानी रुधिर प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और शेष 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसाएं हैं, रुधिर की प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और कुछ अन्य पदार्थ। जबकि अकार्बनिक पदार्थों में इसमें गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस इसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अमोनिया रुधिर में मिल सकती है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण इसके भीतर होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रुधिर प्लाज्मा, जो कि रुधिर का निर्जीव भाग होता है, उसका 90% भाग तो जल ही है और शेष 10% भाग में जो आवश्यक सामग्री होती है वह है। रुधिर प्लाज्मा के भीतर ही रुधिर कणिकाएं होती हैं। जब हम रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो रुधिर कणिकाएं रुधिर का जीवित भाग होता है और जैसे कि 55% भाग रुधिर प्लाज्मा का, तो शेष 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये रुधिर कणिकाएं रुधिर में मुख्य, मानव के रुधिर में मुख्यतः 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं। पहली है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी है, इन्हें आरबीसी अंग्रेजी में है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और तीसरी होती है रुधिर प्लेटलेट्स।
या थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए हम इसमें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं वास्तव में तस्त्री के आकार की केंद्रक विहीन संरचनाएं होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, द्विअवतल होती है। केंद्रक विहीन होती हैं, द्विअवतल होती है। आरबीसी में एक महत्वपूर्ण पदार्थ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण पदार्थ है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हिम यानी आयरन और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन से बना होता है। क्या काम है हीमोग्लोबिन? वास्तव में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। जो रुधिर में फेफड़ों से, वायु कोशों से ऑक्सीजन ली जाती है, वह ऑक्सीजन रुधिर में जाकर हीमोग्लोबिन, रुधिर के हीमोग्लोबिन यानी जो आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन है उससे जाकर संयुक्त हो जाती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही रुधिर जो है फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचता है। जब ऊतकों में पहुंचता है तो ये वापस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन ऊतकों को दे दी जाती है, हीमोग्लोबिन रुधिर में ही रहता है। लाल रुधिर कणिकाएं एक स्वस्थ मनुष्य के 1 ml रुधिर में इनकी संख्या लगभग 55 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 120 दिन के करीब होता है। पुरानी आरबीसी होती है वो प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। और नई आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर मात्रा सही है तो वो सही मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। ऑक्सीजन सही मिलेगी तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हीमोग्लोबिन का पर्याप्त स्तर हमारे ब्लड में बना रहना चाहिए। चलिए दूसरी कणिकाएं हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये अनियमित आकार की और केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। 1 ml ब्लड में इनकी संख्या 3000 से 5000 के बीच हो सकती है। इनका जीवन काल भी 2 से 3 दिन होता है। ये केंद्रक युक्त होती है। इनका जो जीव द्रव्य है, पोषक द्रव्य है, उस आधार पर इन्हें हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त यानी दानेदार इनका पोषक द्रव्य होता है, और कणिका रहित WBC। कणिका युक्त WBC फिर 3 प्रकार की है। एसिडोफिल, ये WBC अम्लीय माध्यम में अतिरंजित होती है। दूसरी है बेसोफिल, ये क्षारीय माध्यम में अभिरंजित होती है। तीसरी है न्यूट्रोफिल, ये उदासीन माध्यम में
आर्गुमेंट किया। कणिका रहित WBC भी दो प्रकार, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जिनमें बहुत बड़ा केंद्रक होता है और मोनोसाइट जिनका केंद्रक एक कटा हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल 5 तरह की WBC हमने आपको बताया। WBC का मुख्य काम क्या है? ये हमारे शरीर की सुरक्षा करके, बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा करते हैं, खतरों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, लड़ती हैं जीवाणुओं के साथ। इसलिए इन्हें हमारे शरीर के सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया इनका जीवन काल 2-3 दिन लड़ती रहती है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती है। प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स केंद्रक युक्त हैं। 1 ml रुधिर में इनकी संख्या 2.5 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। इनका जीवन काल 5 से 6 दिन तक होता है और ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। थक्का क्या होता है? जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा रुधिर बहने लगता है। अगर ये रुधिर ऐसे ही बहता रहे तो हमारे शरीर को रुधिर की बहुत सी हानि हो सकती है और हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। इससे बचने के लिए जहां पर जख्म होता है वहां पर रुधिर प्लेटलेट्स और अन्य तत्वों की सहायता से एक जाल बना दिया जाता है और उसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाती। इसे ही हम रुधिर का थक्का जमना कहते हैं और ये कार्य प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे रुधिर में प्लाज्मा और 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं अलग अलग क्या क्या कार्य करती हैं। आइए अब कुछ और जानते हैं रुधिर के बारे में। बात करेंगे हम रुधिर वर्ग की। सबसे पहले सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने यह पता लगाया कि भाई सभी व्यक्तियों का रुधिर एक जैसा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता है। और ये भिन्नता किस कारण से है? ये भिन्नता रुधिर में पाई जाने वाले एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के कारण है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एंटीजन। इन एंटीजन के कारण ही रुधिर अलग अलग प्रकार का होता है। रुधिर में पाए जाने वाले, आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी। और इन दोनों एंटीजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही उन्होंने कहा कि मनुष्य का रुधिर 4 प्रकार का होता है। मनुष्य के रुधिर को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा। इस कार्य के लिए सन 1930 में लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी हम देखेंगे कि भाई कौन सा एंटीजन किस रुधिर वर्ग में कैसे रहता है। एक और प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, लेकिन ये प्रोटीन एंटीजन के विरुद्ध रहती है। जिस प्रकार का एंटीजन होता है उससे विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी ब्लड में रहती है। सेम
अगर सेम प्रकार की एंटीबॉडी होगी तो रुधिर का आसलेशन हो जाएगा। ये एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी। अब किस रुधिर में, रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, इसे हम जो सारणी में ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने भेज रहा हूं, इससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर हम देखें सारणी को रुधिर वर्ग में, जल्दी से एक सारणी बना लेते हैं। ये रहा सारणी को बनाने के लिए, ये हमारी क्रम संख्या रुधिर वर्ग एंटीजन उपस्थित एंटीबॉडी और कौन सी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ये भी जरा एक महत्वपूर्ण है। आश्लेषण के लिए कौन सी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, इसे जरा ध्यान से देखें, नहीं होनी चाहिए। पहले रुधिर वर्ग ए, लैंडस्टन ने कहा यदि रुधिर के भीतर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रकार का है तो हमारा रुधिर वर्ग भी ए प्रकार का होगा। और चूंकि रुधिर वर्ग में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसके विरुद्ध बी प्रकार की है। कौन सी एंटीबॉडी इसमें नहीं होनी चाहिए, इसके समान यानी ए के भीतर नहीं होनी चाहिए। एंटीजन ए है तो रुधिर वर्ग ए है, एंटीबॉडी इसके विपरीत बी है। और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ए नहीं होनी चाहिए, वरना क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी आपस में चिपक जाएगी और आश्लेषण हो जाएगा। दूसरा रुधिर वर्ग है बी, तो अब जरा ध्यान देखें, बी में कौन सा एंटीजन होना चाहिए, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, ए। ठीक, और कौन सी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, डी। तीसरा रुधिर वर्ग है ए बी। चूंकि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर है तो एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों इसके अंदर होने चाहिए। एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, जरा विचार कीजिए। अगर एंटीजन इसके अंदर ए हो गई तो वो ए के साथ चिपक जाएगी, बी होगी तो बी के साथ चिपक जाएगी। अतः इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होती। और कौन सी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ए व बी दोनों नहीं होनी चाहिए। चौथा रुधिर वर्ग है हमारा ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग में एंटीजन कौन सा होना चाहिए भाई, अब रुधिर वर्ग ओ कहा है और एंटीजन तो हमारे समाप्त हो गई, ए है तो ए, बी है तो बी, और दोनों है तो दोनों। और अगर दोनों ही एंटीजन इसमें नहीं है तो रुधिर वर्ग होगा ओ। अब चूंकि एंटीजन तो है नहीं तो एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित हैं, और एंटीबॉडी कौन सी नहीं होनी चाहिए, डैश। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे रुधिर में, मनुष्य के रुधिर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं। एंटीजन ए के आधार पर ए, एंटीजन बी के आधार पर बी, ए और बी के आधार पर ए बी, और जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ। तो इस प्रकार से ये हमारा रुधिर वर्ग होगा। कल हम इसमें जिक्र करेंगे, एक व्यक्ति जब चोट लग जाती है या किसी अन्य कारण से बीमारी में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रुधिर की आवश्यकता पड़ती है तो हम रुधिर का आधान करते हैं, उसे रुधिर देते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का रुधिर नहीं चढ़ाया जा सकता है, इसमें एक विशेष ध्यान रखना होता है इसके बारे में। और अन्य बहुत सी जानकारी रुधिर के बारे में, हृदय के बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप ऐसे ही लगातार अध्ययन करते रहिएगा। और जैसा कि चल रहा है पता कि भाई सरकार की मंशा थी कि
21 तारीख से विद्यालय खोलने की और उसमें अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने ग्रुप में भी डाल दिया है ये कि वे अभिभावक जो अपने पाल्य को विद्यालय में भेजने के लिए जो विशेष परिस्थितियां हैं कोविड-19 की, उनके अनुसार भेजने के लिए सहमत हैं, तो वो अपनी सहमति प्रदान कर विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में वो अभिभावक डाल सकते हैं। थैंक यू।